IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। Forward to a whole new Delhi. सच की जीत होगी, जनता की जीत होगी। ठोस जटिल समस्याओं का हल ढूंढेंगे। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश सोनी। दिल्ली में यूं तो मतदान का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन दिल्ली में जबरदस्त उत्साह वोटिंग का अभी भी नजर आ रहा है। कई इलाकों में औसत से ज्यादा वोटिंग हुई है, कई इलाकों में भारी मतदान देखा गया है। शाम 5 बजे तक 63% वोटिंग हुई है, जिसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि शायद हम एक रिकॉर्ड यहां पर बनते हुए देखें। यानी लहर तो है, लेकिन लहर किसकी है, यह बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दें कि अब हमारा सुपर सर्वे का टाइम भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें कुछ दिलचस्प है। एक दूल्हा अपनी शादी से बारात के बीच में वोट डालने के लिए पहुंचा है, साथ में सहबाला भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें दिल्ली में वोटिंग के उत्साह को दिखाती हैं। इस बार जिस तरीके से मतदान हुआ है, लग रहा है कि पिछली बार के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछली बार करीब 66% मतदान हुआ था, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 5 बजे तक 65% मतदान हो चुका है। माना जा रहा है कि वोटिंग खत्म होते होते ये आंकड़ा 70% के आसपास पहुंच सकता है। तमाम तस्वीरें दिन भर की जो रही चुनावी गहमा गहमी की, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे बड़ी महा कवरेज इस वक्त आप IBN 7 पर देख रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बता दूं कि सुपर सर्वे का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ ही पलों में हमको अपने सुपर सर्वे में तमाम एजेंसीज के एग्जिट पोल के आंकड़े मिलेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं वो आप एक साथ अगर कहीं देख सकते हैं तो सिर्फ IBN 7 पर, क्योंकि तमाम चैनल सिर्फ अपनी अपनी एजेंसीज की रिपोर्ट दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान में इस वक्त दिल्ली में जितनी भी एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया है, अगर वो हमको वो आंकड़े दिखाएंगे, भेजेंगे, तो हम तमाम आंकड़ों को इस स्क्रीन पर जगह देंगे। बीजेपी की दौड़ है, दौड़ टुवर्ड्स विक्ट्री, ये भाग रही है विक्ट्री की ओर। एंड वोटिंग के दिन किरण बेदी के भीतर की एक्शन कॉम एक बार फिर जाग उठी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो बेदी सक्रिय हुई, तो शाम तक उनकी दौड़ अनथक जारी रही। मतदान के बाद उनका जोश कार्यकर्ताओं और वोटरों को भी जगाने वाला था। कार की छत पर चढ़कर वो झूमती हुई कैमरों को अपनी स्याही लगी उंगली दिखा रही थी, लोगों से खुलकर मिल रही थी और उन्हें दिल्ली के विकास के नाम पर वोट देने के लिए उत्साहित कर रही थी। प्रधानमंत्री जी से विकास मिलेगा, मेरे से सुरक्षा मिलेगी, मेरे से सुरक्षा मिलेगी, मेरे प्रधानमंत्री जी से विकास मिलेगा। आज दिल्ली का हर वोटर विकास और सुरक्षा के साथ जुड़ने वाला है। वोट डालने के लिए बूथ पर पहुंची किरण बेदी एक बार फिर भावुक दिखी। पोलिंग बूथ पर एक महिला को देखकर किरण ने उनके पैर छू लिए। बेदी ने महिला को अपनी मां की तरह बताते हुए कहा कि ये मुझे हर बार रुलाती हैं। जब मुझे ऐसे बार बार आशीर्वाद देती है ऐसी माँ, तो मुझे मेरी माँ हमेशा याद आती है। आज मेरी माँ जिंदा होती, इसी प्रकार आशीर्वाद माँ मिल गई ना। और क्या, अब मुझे सब बड़ी हैं, जितनी सब माए हैं। मैं ऐसे ही देख रही हूँ, इसीलिए आप मुझे बार बार मेरी माँ की याद दिलाते हैं, लेकिन मुझे माँ नहीं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली की जनता से किरण का एक कनेक्ट है। किरण की कोशिश इस कनेक्ट को, इस जुड़ाव को आखिरी दौर में और बढ़ाने की थी। उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल भी बीके दत्त कॉलोनी के बूथ पर वोट डालने पहुंचे। अरविंद ने मतदाताओं से अपील की कि किसी लालच में न पड़े और दिल्ली को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए वोट दें। रिश्वतखोरी से, महंगाई से जनता मुक्ति पाना चाहती है, उसके अनुसार जनता वोट करेगी और अंत में जनता की जीत होगी। विरोधियों पर केजरीवाल के हमलों का सिलसिला मतदान के दिन भी नहीं थमा। उन्होंने शिकायत का कोई मौका नहीं गंवाया। उधर कांग्रेस के अघोषित सीएम उम्मीदवार अजय माकन राजौरी गार्डन के मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। मीडिया के कैमरों से सामना होते ही माकन ने विरोधियों को निशाना बनाया और दावा किया कि अगर जनता ने मौका दिया तो कांग्रेस करके दिखाएगी। मौका मिलेगा तो हम लोग दिल्ली की जनता के लिए इन ठोस जटिल समस्याओं का हल ढूंढेंगे। जाहिर है दिल्ली में आखिरी दौर तक सियासी दंगल अपने उफान पर रहा। वोटिंग के दौरान प्रचार की बंदिश थी, लेकिन मतदाता को लुभाने और अपनी जीत का दावा करने में कोई पीछे नहीं था। फिलहाल नतीजे क्या होंगे ये तो 10 तारीख को तय होगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली ने इस बार हर तरह का चुनावी रंग देख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सुपर सर्वे इस वक्त आप IBN 7 पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि हमको आंकड़े मिलने शुरू हो गए। जो मेरे को जानकारी मेरे प्रोड्यूसर दे रहे हैं उससे मुझे पता लगा है कि पहले फिगर्स आने शुरू हुए हैं। हालांकि अभी भी कई जगहों पर बहुत से बूथ पर लाइंस लगी हुई है, कतारें लगी हुई है, इसीलिए उनको एसिमुलेट किया जा रहा है, आंकड़ों को कैलकुलेट करने का काम चल रहा है। जैसे ही वो आंकड़े आएंगे मैं आपके सामने सबसे पहले लेकर आता हूं। लेकिन इस बीच आज सुबह से दिल्ली में क्या क्या हुआ, कौन कौन सा VIP कैंडिडेट बाहर निकला, कौन कौन सी हस्तियां बाहर निकली वोट डालने के लिए, पहले उस पर ये नजर डाल लेते हैं। तमाम सियासी दिग्गज कई दिनों के चुनाव प्रचार की थकान भूलकर एक बार फिर घर से बाहर निकले। लेकिन आज मकसद था लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सेदारी। सुबह सवेरे ही बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी वोट डालने उदय पार्क के पोलिंग बूथ पर पहुंची। इस दौरान बेदी के कई रंग नजर आए, कभी दौड़ते हुए तो कभी गाड़ी पर चढ़कर लोगों से बात करते हुए तो कभी वोटर के साथ जज्बात का रिश्ता कायम करते हुए। किरण बेदी ने बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। मैंने ये कहा है, हर आदमी निकले वोट कर लिए। वोट आपका विश्वास है, उसके बाद हमारा कर्तव्य शुरू हो जाएगा आपकी सेवा के लिए। बेदी कृष्णा नगर से चुनावी मैदान में है, यानी वो जगह जहां से हर्षवर्धन कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। हर्षवर्धन अपनी मां के साथ वोट डालने पहुंचे। हर्षवर्धन ने बेदी के जीत के दावे को दोहराया। बहुत खुशी की बात है। हमें तो कृष्णनगर के लोगों का ये सौभाग्य है कि उन्हें जो है जो काम वो 2013 में पूरा नहीं हुआ, उनकी मन की कामना वो 2015 में पूरी होगी। बीजेपी को चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर से घर से बाहर निकले। करीब 10:30 बजे बीके दत्त कॉलोनी के एक बूथ पर वोट डालने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से वोट की अपील की। मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा वोट दें। निर्माण भवन बूथ पर अक्सर VVIP वोटरों का जमावड़ा लगता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी यहां पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट डालने पहुंची। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस इस तरह के हालात से पहले भी उबर चुकी है। It's definitely an important opponent in this election. It's a force to reckon with. It seems to be in this election. कांग्रेस की हालत का अंदाजा इस एक तस्वीर से भी होता दिखा, जब 15 साल तक दिल्ली पर राज करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित निर्माण भवन के पास बिल्कुल अकेली खड़ी नजर आईं। हालांकि IBN 7 से बातचीत में शीला ने सर्वे पर ध्यान न देने की बात कही। आप लोग ये दिखा रहे हैं 10 तारीख को पता चले। दूसरी बात में आपको एक चीज और बता दूं कि किसी पार्टी का इतिहास नहीं है दिल्ली में, ना केजरीवाल जी का ना बीजेपी। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का इतिहास है 15 बरस देश में। ग्रेटर कैलाश से कांग्रेस की उम्मीदवार शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी जीत का भरोसा जताया।
लोकल एमएलए, लोकल काउंसलर अगर उसी गांव से हैं, उसी एरिया से हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा विकास होगा। लेकिन सड़कों का हाल, सीवर, पानी, आई मीन इट्स इन शैम्बल्स। मामा अपना एरिया नहीं संभाल पा रहे हैं, छोटा सा गांव एक नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या। इसके अलावा सदर बाजार से ताल ठोक रहे अजय माकन ने भी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। दिल्ली की किस्मत ईवीएम के हवाले हो चुकी है और राजधानी को सरकार का सूरज अब 10 फरवरी को ही उदय होता दिखेगा, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सुपर सर्वे में अभी हमें बस इंतजार है किसी भी पल कि एक एक करके सर्वे के नतीजे हमारे सामने आने लगे। हम सारे सर्वे यहीं IBN 7 पर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बता दूं हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, यहां हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार यहां हमारे साथ हैं। गणेश भारद्वाज, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। कृष्णानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि सिंह, और विजय चौक से नीरज गुप्ता। रवि, सबसे पहले आप ही के पास आता हूं। कुछ ही देर में क्या वहां पर कृष्णानगर में किरण बेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है? निश्चित तौर पर जहां पर मैं खड़ा हूं, अब से थोड़ी देर बाद किरण बेदी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और तमाम जो चीजें हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता को धन्यवाद बोलेंगे। और क्योंकि 6 बजे तक का वक्त था मतदान हालांकि कई पोलिंग स्टेशन पर अभी भी चल रहा है। जो लोग एंट्री कर चुके थे, जो भी वोटर एंट्री कर चुके थे अंदर, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके का चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा किया था, लेकिन अब कोई जो है नई एंट्री नहीं हो सकती। तो अब से थोड़ी देर बाद वो खुद दिल्ली वालों के सामने जो रूबरू होंगी। जी बिल्कुल। नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है, जो वोटिंग परसेंटेज लगभग पिछली बार के आंकड़े से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि बहुत से पोलिंग बूथ पर इस वक्त भी वोटिंग चल रही है, माना जा रहा है कि 70% के आसपास यह आंकड़ा जा सकता है, पिछली बार से करीब 3-4% ज्यादा। ये किसके लिए फायदेमंद है? बिल्कुल सुमित, देखिए मुझे ये बात आश्चर्यजनक इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि 3 बजे जब मैंने चुनाव आयोग में कुछ सीनियर ऑफिसर से बात की थी तो उन्होंने मुझे एक आंकड़ा दिया था कि 68 से 72 यानी 70 +-2 वोटिंग परसेंटेज, फाइनल वोटिंग परसेंटेज रहेगा। तो मुझे लगता है कि 70% से ऊपर हम ये उम्मीद कर रहे थे जाएगा। देखिए, ये पुराना राजनीति का फलसफा है कि जब भी बहुत ज्यादा पोलिंग होती है तो ये माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है। लेकिन दिल्ली पर यह लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ तो 1 साल से किसी की सरकार ही नहीं थी, यहाँ तो राष्ट्रपति शासन था, लिहाजा सत्ता विरोधी लहर किसके खिलाफ होगी। तो अब राजनीतिक पंडितों का दिमाग भी चूंकि इस पोलिंग से चकराया हुआ है, लेकिन जो एक आध फॉर्मूला निकलकर सामने आता है कि एक मिडिल क्लास का वोट है। दिल्ली इलेक्शन के लिहाज से बड़ा ठंडा शहर माना जाता था, इस बार का इलेक्शन बहुत गर्म हुआ है और यहाँ का वो ठंडा वोटर मिडिल क्लास जो आमतौर पर निकलता नहीं था सर्दियों के मौसम में अपना वोट डालने के लिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जो अपना काडर लगाया, संघ के बहुत सारे प्रचारकों को उतारा, एक पूरी फोर्स लगाई गई कि बीजेपी अपने वोटर को घर बैठने नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका वोटर ईवीएम मशीन तक आए। तो शायद ये जो उम्मीद से ज्यादा पोलिंग हुई है, ये उसका नतीजा है और ये बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। ये एक लाइन है, थिंकिंग, लाइन ऑफ थिंकिंग। नीरज, आप रहिए मेरे साथ। मेरे सहयोगी अरुण सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से। अरुण, मैं आऊंगा आपके पास 1 मिनट के लिए, लेकिन विनोद अग्निहोत्री, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, 70% के आसपास पोलिंग हो रही है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसके खिलाफ है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोटिंग है? जैसा कि नीरज ने कहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये ज्यादा वोटिंग दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारे हक में है। देखिए, क्या लगता है? ऐसा है सुमित कि ज्यादा वोटिंग कई बार सरकार को हटाने के लिए होती है और कई बार किसी को लाने के लिए भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है किसी को हटाने के लिए ही हो, लाने के लिए भी होती है। और हमेशा हर चुनाव में एक बड़ी विचित्र चीज मैंने देखी, कम वोटिंग हो तो लोग कहते हैं बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि उसका काडर वोट तो पड़ गया, बाकी वोट नहीं पड़ा। ज्यादा वोटिंग हो तो संघ वालों ने डलवा दिया, उसका फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है। वोटर जो है अपने हिसाब से वोट डालता है। मुझे याद है 1993 का जब विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ था, तब अपेक्षा से बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी और तब यही प्रचार हुआ था कि संघ वालों ने वोट डलवा दिया। और हुआ नतीजा ये कि बीजेपी 221 से 174 पे अटक गई थी आकर के और मुलायम सिंह और बीएसपी सरकार बन गई थी। तो ये एक तर्क बार बार होता है। ये दरअसल क्या है, मुझे लगता है कि वोट ज्यादा 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि दिल्ली में लोग एक स्थिर सरकार चाहते हैं
और चूंकि पिछली बार एक हंग असेंबली रही तो लोग इस बार निकले कि भाई वोट डालो। अब किसको डाला क्या, ये तो अभी एग्जिट पोल से कुछ इशारा मिलेगा, बाकी 10 तारीख को पता लगेगा। दूसरा एक नतीजा ये है कि पिछले लगातार चुनावों से आप देखिए, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, हरियाणा में, हर जगह एक ट्रेंड बढ़ रहा है वोट डालने का, लोग निकल रहे हैं। अब वो जो जिन वर्गों के बारे में कहा जाता था कि वो छुट्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वीकेंड पे चले जाते हैं, वो भी वोट डालने जाते हैं और निकलते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो एक अवेयरनेस भी आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, हम सब लोग भी लगातार कहते हैं, सेलिब्रिटीज अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने अपील की और हर पार्टी के नेता ने अपील की वोट जरूर डालें। तो इन सब चीजों का असर पड़ता है। तो मुझे लगता है सब चीजों का मिला जुला असर है जिस वजह से पोलिंग ज्यादा हुई। ठीक है, एक अरुण सिंह, मैं आपसे लेना चाहूंगा, कांग्रेस में आप खड़े हुए हैं, इस रेस में कांग्रेस को हमेशा नंबर 3 पर माना गया। हालांकि ओनिका मल्होत्रा कांग्रेस की नेता मेरे साथ जुड़ रही, वो इस बात को नहीं मानेंगी। आरती मेहरा बीजेपी की नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अरुण, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस इस बम्पर वोटिंग को किस तरफ देखती है? देखिए सुमित, जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस इस लड़ाई में खुद को देखना ही नहीं चाहती शायद। तो कांग्रेस साफ तौर पर शुरुआत से ही सरकार बनाने के लिए कभी लड़ी नहीं रही थी, वो तो अपनी साख बचाने के लिए लड़ रही थी और साख बची भी नहीं है। शायद इस तरह के इम्कान नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस मुख्यालय की आप बात करें, छुट्टी है कांग्रेस मुख्यालय में, सिर्फ पीसी चाको को छोड़कर न कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद है और न ही किसी नेता ने सूरत दिखाई कांग्रेस दफ्तर के अंदर। जहां तक कांग्रेस के अंदर की बात अगर आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस का यह कहना है कि किसी तरह से 8 सीटें भी आ जाए, कम से कम इज्जत बच जाए, कम से कम सम्मान रह जाए, साख बच जाए। तो कांग्रेस के अंदर तो थिंकिंग यही है कि 8 का जो आंकड़ा था उसी को किसी तरह से पार कर ले। बाकी कांग्रेस के अंदर खाने कहा जा रहा है दबी जुबान से कि चूंकि इतनी वोटिंग परसेंट इतना हाई है, डिसीसिव मैंडेट मिलने वाला है, निर्णायक किसी न किसी के पक्ष में जनता ने निर्णय सुनाया, तो एक स्थायी सरकार हो सकता है कि बन जाए। हालांकि उसमें कांग्रेस का घाटा है। और एक और जो सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर, अरुण मैं आता हूं आपके पास, आप रहिए। ओनिका मल्होत्रा, आरती मेहरा, मैं आपको इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगा। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब भी मौजूद है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के प्रेसिडेंट। गणेश जी भी यहाँ पर हैं। एक रिएक्शन लेकिन साजिद साहब मैं पहले आपसे लेता हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा वोटिंग फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ पिछली बार का आंकड़ा टूट रहा है। नहीं, हाँ, पिछली बार का आंकड़ा भी टूट रहा है और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम पे आम आदमी का जो असल वोट था वो बाहर निकला और आम आदमी पार्टी को जो सर्वों ने दिखाया था उससे कहीं ज्यादा सीटें मिल गई। आपको लगता है कि वही इतिहास दोहराया ये वही इतिहास दोहराया जाएगा? उल्टा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि जो पिछली बार बीजेपी का वोटर नहीं निकला था वो इस बार निकला हो। नहीं, तरीके से देखिए, बीजेपी का वोटर तो शाही वोटर है, बीजेपी का वोटर तो शाही वोटर है, उसको फिक्र नहीं वोट डालने की। हमारा वोट जो है जमीनी वोटर है, हमारा जमीनी वोट, उसको फिक्र है कि सरकार मुझे चाहिए, मेरी जो परेशानियां हल कर सकता है वो अरविंद केजरीवाल कर सकता है। इसलिए वो ये भी तो हो सकता है कि सर्वे ने बीजेपी की नींद खोल दी हो और जितने आप जिनको शाही कह रहे हैं वो सब जोश में अब आ रहे हो कि ऐसा नहीं हो कि इस बार फिर वही हो जाए जो पिछली बार हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच है कि हमारा वोट अब निकला है और ये जो आप लाइन भीड़ देख रहे हैं ये आप पार्टी का वोट है और ये सीधा सीधा फायदा हमें। आपकी गणेश साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, आप इस रेस में छूट क्यों जाते हैं? देखिए सुमित जी, कहीं हम रेस में छूटे नहीं हुए। हमने 15 साल दिल्ली में शासन करा था। आज ये जो बम्पर वोटिंग की बात हो रही है, हमारे इमाम साहब ने जो बताई, मौलाना साहब ने, ये बम्पर वोटिंग दिल्ली की आम जनता ने जो पिछले 12 महीने में दिल्ली हैंडीकैप्ड हो गई थी, अफसरशाही के हवाले थी, लोगों ने बाहर निकल के दोबारा से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करा है। दिल्ली की जनता ने 15 साल का शासनकाल देखा है, दिल्ली की डेवलपमेंट देखी है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्डअप करा था, दिल्ली में आम आदमी को सुकून की जिंदगी देने का हमने प्रयास करा था, दिल्ली में बुजुर्गों से लेके विधवाओं को लेके अंशश्री जैसी योजनाएं हम लाए थे। तो तमाम पिछले 12 महीने में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी दिल्ली की जनता ने देख लिया और 12 महीने में आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 49 दिन की सरकार चलाई और उसके बाद छोड़ के भाग गए और उसके बाद जिस तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स आम आदमी ने करी है दिल्ली की जनता ने। गणेश साहब बहुत देर बोले आप, अब मुझे एक दो सवालों के जवाब दीजिए। अगर इतना ही अच्छा माहौल था तो सोनिया गांधी की एक रैली क्यों हुई? देखिए सोनिया जी हमारी नेता है, राहुल जी के 4 रोड शो हुए, 2 राहुल जी की रैली हुई, 70 में से 4। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सुमित जी नेशनल लीडर हैं, वो उन्होंने जिस तरीके से जहां जहां उनकी जरूरत थी वहां वहां लाए। बाकी 70 सीटों में हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और बहुत अच्छा चुनाव हमारे कैंडिडेट ने लड़ा है 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि मैं फील्ड में था। जी, चैनल के सर्वे अलग कुछ कह सकते हैं, लेकिन फील्ड में आम आदमी दिल्ली का आम वोटर आपने सर्वों की बात की ना गणेश साहब, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। ये ज्यादा 13-14 महीने पुराने हैं।
कांग्रेस को टाइम्स नाउ ने पिछले दिसंबर 2013 के पोल में 24 सीटें दी थी जी, एबीपी ने 16 सीटें दी थी जी, आज तक ने 20 सीटें दी थी और आपकी सीटें कितनी आई थी? 8। आपको ज्यादा आंका गया था। इस बार तो सर्वे आपको 8, 5, 4, 2, 0 ये फिगर है। मैं सुमित जी उसी बात पे आ रहा हूं कि 15 साल हमने शासन करा था, 10 साल से हमारी केंद्र में सरकार थी, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो लोगों की थी वो हमारे खिलाफ गई और जिसकी वजह से 8 सीटें हमें मिली। अब 12 महीने से हम शासन से बाहर हैं। अब दिल्ली की जनता ये देख रही है कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं, जो सेंटर में सरकार चला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी पड़ रही है। गणेश जी ये कह रहे हैं कि पिछली बार ज्यादा आंका गया था, इस बार कम आंका गया। आरती मेरा सवाल रिएक्शन आपसे है। पिछली बार के मुकाबले जो बात यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं जी, आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस ये जो ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है ये बीजेपी के खिलाफ है? देखिए 10 तारीख तक खुश होने का अधिकार सबका है। अपने अपने मन में अपने आंकड़े बनाते रहे, अपनी सीटें अपने आप को देते रहे, ये अधिकार उनका है। लेकिन मैं भली तौर पे देख पा रही हूं, फील्ड पे जाके जो देखा है, 80% वोट होना मालवीय नगर क्षेत्र में मिडिल क्लास वोटर की बहुत अच्छे शुभ संदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और ये सभी संकेत बताते हैं कि पूरी मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने एक बार देख लिया हंग असेंबली आके दिल्ली का कितना नुकसान हुआ है। अब वो दूसरा नुकसान नहीं देखना चाहती, वो सरकार चाहती है जिसका केंद्र के साथ तालमेल हो। ये सुशासन वर्सेस अराजकता है, तो सुशासन को आरती जी आपसे सवाल है मौलाना साहब का। देखा कि आरती जी, मौलाना साहब सवाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थक। आरती जी 10 तारीख के बाद क्या होगा आप सोचिए उसके बारे में। हम तो खुश होने वाले हैं, आप पार्टी की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली की जनता खुश होने जा रही है। आप सोचिए बीजेपी क्या करेगी 10 तारीख के बाद। देखिए ऐसा है, 10 तारीख के बाद तक का अधिकार तो सबका ही है और उसके बाद अभी जो डिब्बों में बंद है वो जनता जनार्दन जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता का मैंडेट सबके सिर माथे होता है। और मैं ये बता दूं कि ये जो मैंडेट है, आम आदमी पार्टी जो बहुत उछल रही है, जो ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, वो भी हमें सूट कर रहा है। मौलाना जी हमें बहुत सूट कर रहा है आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जो हमने पूरा अपना खेल खेला है, जो आपने पिछले 3-4 दिन में खेल खेला है उसमें शायद कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं आप। नहीं, 3-4 दिन में जो खेल खेला है शाही इमाम का खेल, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं आप। शाही इमाम के पास अलका लामा गई थी, आपके लोग जाके मिलते हैं, अलका लामा मिल गया नहीं, आपने जो खेल शाही इमाम को लेकर खेला है वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं उस पर आप, इसीलिए आप बहुत खुश हो रहे हैं, गदगदा रहे हैं आप। पार्टी ऐसे गंदे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे खेल खेलती नहीं, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की है। 9-9 हजार उनकी बोतलें पकड़ी जाती हैं, 2-2 करोड़ का चंदा ऐसा। अरे आपकी बोतलें पकड़ी गई, आपकी बोतलें कौन कह रहा नहीं पकड़ी गई? 3-4 कैंडिडेट आपके रात में शराब बांटते हुए पकड़े गए, पैसे बांटते हुए पकड़े गए। आप किसको ये शराब का खेल कहां से चल गया? बीजेपी ने कहां से पकड़ लिया इसको? शराब का खेल तो हर कैंडिडेट खेलता है, इसके बगैर तो चुनाव ही नहीं होता। कहां आरती मेहरा जी, कहां बात शराब की कर रही हैं आप? साजिद रशीदी जी, शराब को छोड़ दीजिए, शराब के अलावा कोई बात कीजिए। आपने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है उस पर बात कीजिए। शराब तो हर कैंडिडेट देता है। अच्छा जाओ सुन लो जी। चंदे की बात करिए, हाई मॉरल ग्राउंड की बात करने वाली ये आम आदमी पार्टी 2-2 करोड़ का चंदा, 1-1 करोड़ के आपकी टिकटें बिकी। आप लोग बौखला गए हैं कि इस पार्टी को जनसंपर्क भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है, ऐसा क्यों हो गया? आप बौखला गए उससे, आप चंदे को लेकर बात करते हैं, शराब को लेकर बात करते हैं, आपके पास इसके अलावा कोई बात है हमारे खिलाफ? आप में या तो बात करेंगे चंदे की बात को लेकर, या बात करेंगे शराब की बात को लेकर, ये कौन सी बात होगी? आते ही घबरा गए। बीजेपी का हर आदमी हमारे पैसे से डर रहा है, हमारे जनसंपर्क से डर रहा है। दूर तलक जाएगी। नहीं 10 तारीख को आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और ये आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे यहाँ पर, लेकिन आप दोनों के बीच जो गर्मा गर्म सियासी बहस अभी हुई है, शायद यही कारण है कि रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है इस बार। और
इस वक्त भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे। एक बात और बताते चले कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर पर, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने भद्दी भाषा का प्रयोग किया है प्रधानमंत्री के बारे में, और साथ ही साथ बीजेपी के वर्कर्स के साथ झड़प भी हुई है। इसके बारे में और डिटेल से लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त भी वोटिंग जारी है। दिल्ली में अभी भी वोटिंग की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि 6 बजे गेट तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो लंबी कतारें थी उसके कारण लोगों को अभी भी लोग वोट देने के लिए खड़े हुए और उनको वोट देने की बाकायदा इजाजत है। 5 बजे तक जो वोटिंग के रिकॉर्ड्स आए हैं उसके मुताबिक 63% वोटिंग हो चुकी है, और ये आज दिन भर जिस तरह से उत्साह के साथ वोटिंग हुई है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आरती मेहरोत्रा बीजेपी की नेता हमारे साथ है। उनिका मेहरोत्रा भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता। और हमारे साथ यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी हैं, जो अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं। सबसे पहले ब्रेक के समय आप बोलना चाह रहे थे मौलाना साहब, जब आपको रोक दिया, और आप सीधे सवाल पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से आरती मेहरा जी से। आरती मेहरा जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी नीति की बात चल रही थी और षड्यंत्र की बात चल रही थी। आरती मेहरा जी, आपने बिहार में जो षड्यंत्र करा है सारी दुनिया इसको देख रही है। दूसरे दिल्ली के अंदर जो आपका चेहरा सामने आया है, ना आपके पास नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। नेता तो आपने इंपोर्ट कर दिया, समझे। नीयत आपकी वही कांग्रेस वाली है, नीति आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये दुनिया देख रही है। बड़े चैनल पर आप बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर बोलिए। 10 तारीख तक आपका क्या होने वाला है? प्रश्न कर लिया, आप जवाब सुनिए। इन्हीं चैनल से जहां पे बैठे हैं आप अभी पूछिए सुमित अवस्थी जी से कि अभी एक देश भर का चैनल सर्वे हुआ, उसमें 65% देश के लोगों ने ये कहा कि हम मोदी जी के कामकाज से बहुत खुश हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये सरकार देश को सही रास्ते पे ले जा रही है। क्या किया है मोदी जी ने 8 महीने में, मुझे बता दीजिए। क्या काम किया है मोदी जी ने 8 महीने में? सिवाय घूमने के और सिवाय पत्राचार के क्या किया है उन्होंने, बताइए। झंडे 11 करोड़ जनधन योजना से जो लोगों का स्वाभिमान, क्या 15 लाख रुपए जनधन योजना में खाते में आ गए? क्या 15 लाख रुपए जो मोदी जी ने बोले थे वो खाते में आ गए सबके? काला धन आप वापस ले आए? आपने क्या किया था? आपने क्या किया बताइए? हमने 49 दिन में तेल, हमने 49 दिन में बिजली के दाम आधे कर दिए, पानी घर घर पहुंचा दिया, बिजली के पानी के बिल माफ किए। 49 दिन में आदमी क्या कर सकता है? आपने 8 महीने में कुछ नहीं किया। आरती जी भागे क्यों बताइए, 8 महीने में क्या किया? आपको भागने की क्या जरूरत थी? हमने जो है अपनी नीति के आधार पर और अपनी नीयत के आधार पर इस्तीफा दे दिया। कोई नीति नहीं, आपकी नीयत और नीति के आधार पर हमने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आप बताइए 8 महीने में आपने क्या किया? आपके लिए करो या मरो की सिचुएशन है। आप प्रश्न पूछते हैं, आप एक चीज गिनवा दीजिए कि आपने 8 महीने में क्या किया है। आप काले धन को, हमने 11 करोड़ जनधन शुरू करे, हमने। अरे जनधन से जन का क्या फायदा हुआ, मुझे ये बताइए ना। जन का क्या फायदा हुआ उसमें? जनधन आपने लागू किया, जन का क्या फायदा हुआ? आप उनको 30,000 तक का लोन मिलता है। कहाँ मिला है? 5,000 रुपए किसको मिला है? आपने कहा, आपके मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए काले धन के सब उनके अकाउंट में आ जाएंगे। अच्छा, आप दोनों ने कैंपेन में भी कांग्रेस को ज्यादा मौका नहीं दिया है। आप दोनों को रोक रहा हूँ। उनिका मेहरोत्रा कुछ बोलना चाह रही है जी। उनिका जी, देश की सुमित जी, उनिका मेहरोत्रा, देखिए ये जी तो मैं देख रहे हैं आप। ये अच्छी बात है कि आपने ये एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को। यही एक्सपोजर जनता देख चुकी है। ये एक तो धरना करते हैं, क्योस करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं दिल्ली को। दूसरी, किरण बेदी की बात सुने तो वो कहती है महिला सुरक्षा और स्वच्छ भारत। अरे एमसीडी तो इनके पास थी,
3 बार एमसीडी इनके पास है, तो कहाँ गया स्वच्छता अभियान? इनके वार्ड्स देखिए, बुरी हाल है, गंदगी का इतना बुरा आलम है। फिर महिला सिक्योरिटी की बात करती हैं, इनके 7 मंथ्स में 32% क्राइम बढ़ गया। तो ये किस हक से ये बात करते हैं कि हम स्टेबल गवर्नमेंट देंगे? दुख इस बात का होता है। उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली वासी देख चुके हैं, आप थक चुके हैं इनकी बातों से। दोनों के झूठे वायदे हैं। एटलीस्ट कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। कम से कम इनकी तरह धोखे वादे और झूठे बातें नहीं की। नारेबाजी, पोस्टरबाजी और पोस्टर विवाद में उलझे रहे, और फिर ऊपर से किरण बेदी को ने झोंक दिया। इनकी लीडरशिप पता नहीं कहाँ खत्म हो गई। तो दुनिया देख चुकी है, जनता देख चुकी है, मोदी जी का ग्राफ गिरा है, इसलिए किरण बेदी को उनको प्लान करना पड़ा। लेकिन आपसे एक सवाल उनिका जी जरूर पूछना चाहता हूं, और वो ये सीधे सीधे कि 14 जिलों में 14 केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने लगा दिए, साथ ही साथ उन्होंने 70 सांसदों को दिल्ली में लगा दिया। उसके मुकाबले कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे थे। यूपीए के कई बड़े नेता तो महीने हो गए हैं, देश की जनता ने उन्हें देखा तक नहीं है। सर आप गलतफहमी के शिकार हैं। देखिए, इनकी है पब्लिसिटी स्टंट करने की हैबिट। इनको इतनी दिल्ली से घबराए हुए हैं कि पूरे देश भर के लोग यहाँ अच्छा, आपके नेता चुपचाप काम कर रहे थे बैकग्राउंड में। कांग्रेस के हर एक ऑब्जर्वर, आपको नहीं पता ना, कांग्रेस के हर एक ऑब्जर्वर यहाँ पर हैं। कैडर जो है, हमारा जो ब्लॉक है, वार्ड है, तमाम लोगों ने काम किया हुआ है। लेकिन इनका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, घबराहट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आरती जी कुछ बोलना चाह रहे? जी आरती जी। और आम आदमी पार्टी के भी पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं। आप मोनिका जी मानती है ना कि आपके भी 500-700 लोग लगे हुए हैं, सारे नेता यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी के भी पूरे देश भर से लोग आके लगे हुए हैं। और ऐसा ही होता है, हर पार्टी के होते हैं। आज क्योंकि मेरा मंत्रालय है, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे वित्त मंत्री, हर बार दिखाइए, बड़ी मुश्किल से सत्ता पे आई हैं आप। एरोगेंस मत दिखाइए, बड़ी मुश्किल से सत्ता पे आई है। 15 साल बाद अगर मौका मिलेगा आपको, तो उससे पहले मौका नहीं मिला। 3 बार चुनाव दिल्ली में हो चुके हैं, 98 से 93 में आपको मौका मिला था। 3 मुख्यमंत्री आपने बदले, लेकिन फिर भी जब दिल्ली कांग्रेस दिल्ली में आई तो 3 बार हम जीते। कुछ तो काम हमने किया होगा। अरे आती है, सुनिए, अब आपने बोल लिया अपनी बात। 3 बार दिल्ली की जनता ने हमें चुना, कुछ तो हमने काम किए होंगे। कुछ कमी रह गई होगी, हम वो वादा करते हैं उस कमी को हम पूरी करेंगे। इस तरह से लांछन नहीं लगाते। आपकी सीएम कैंडिडेट देखिए कैसे बातें कर रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी इमोशनल हो रही है। ये कोई इमोशनल ब्लैकमेल का काम है क्या? आप अपने बताइए कि विजन क्या है। आपने मिशन तो दिखा दिया, 44, 35। आरती जी, सीधा हमला किरण बेदी पर है। लोगों ने दे दिया आपको सत्ता, हमारा उसके बावजूद आप काम नहीं कर रहे। 7 महीने में सारी वेलफेयर स्कीम बंद हो चुकी है, सारी पेंशनें बंद हो चुकी है, सारा वेलफेयर काम ठप हो चुका है। मोनिका जी, अब जवाब सुन लीजिए आरती जी का। आप केंद्र में थे, आप केंद्र में थे। अच्छा, आप दोनों बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। मोनिका जी, अब आरती जी को बोले दीजिए। हमारी सरकार काम होंगे, आप केंद्र में थे, क्यों नहीं काम किया आपने दिल्ली के लिए? जवाब दीजिए। दिल्ली को आपने आप देश को बताइए ना, आपकी जनता ने क्यों नकारा? क्यों भ्रष्टाचार की बात करती हैं? आरोप लगा रहे हैं, जनता को पूरी तरह से आपको बाहर कर दिया। आपको लोकसभा में 44 से भी कम दिए, लोकसभा में 44 से भी कम दिए, दिल्ली में आपको 8 से भी कम दिए। अब आप देखना, आप थोड़ा सा गियर यहाँ मैं बदल रहा हूँ। हमारे संवाददाताओं के पास जाएंगे, पर उसके पहले विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे। जी विनोद जी। देखिए, आरती जी और उनिका जी और मौलाना साहब से मैं ये आग्रह करूंगा कि चुनाव हो चुका है, वोट लगभग पड़ चुके हैं, थोड़े बहुत पड़ने हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट वोट बचे हुए हैं। नहीं, जो बचे हैं वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो लाइन लगाए हुए हैं वहां पर। तो ये वो कमिटेड वोट हैं, इसलिए अब ये समय आरोप प्रत्यारोप का इस तरह से उलझने का नहीं है, वो टाइम निकल गया। और उनिका जी की पार्टी जिस आक्रामकता से आज वो बात कर रही है, अगर चुनाव अभियान में इस आक्रामकता से उतरती तो शायद आज उनके पास और बहुत कुछ कहने को होता। मैं खाली ये कह रहा हूं कि नतीजा तो 10 तारीख को आएगा, ठीक है, हम सब तभी अभी एग्जिट पोल से कुछ संकेत मिलेगा क्या स्थिति है, लेकिन दिल्ली को लेकर के इस पूरे चुनाव में जिस तरह का राजनीतिक वातावरण बना, वो मुझे लगता है उस पर सारी पार्टियों को मंथन करना चाहिए। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे पर लांछन लगाए गए, और आज भी कई आरोप लगे हैं, और वो दिल्ली के चुनाव में कभी नहीं हुआ। आरती जी बैठी हुई बहुत पुरानी नेता है दिल्ली की। दिल्ली का चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में होता रहा है। 1993 से मैं लगातार कवर कर रहा हूं, मैं देखता रहा हूं। उसके पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव होते रहे हैं, एमसीडी के चुनाव हुए, कभी इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के व्यक्तिगत लांछन या ये मतलब आरोप प्रत्यारोप जब निजी स्तर पर
कभी नहीं हुए। ये इस बार जरूर एक चिंता का विषय है। राजनीतिक रूप से चुनाव आते जाते रहते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, राजनीतिक शत्रुता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आग्रह है इन सभी पार्टियों से। लीजिए एक और जानकारी आ गई है। 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो 65 से 67% के बीच में हुई है, यानी पिछली बार का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से टूटता हुआ या नजर आ रहा है। 6 बजे तक ही वो रिकॉर्ड टूट चुका है। 65 से 67% के बीच वोटिंग 6 बजे तक हो चुकी है। और 3 संवाददाता हमारे इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत यादव बीजेपी के दफ्तर से हमारे साथ हैं, ब्रजेश तिवारी मोती नगर से और अरुण सिंह कांग्रेस से। सबसे पहले अरुण, आपके और विक्रांत के पास आ रहा हूं, अगर आप कैमरा पैन करके दिखा सकें। पहले विक्रांत आपकी बारी, बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या हो रहा है, उसके बाद मैं अरुण के पास जाऊंगा। विक्रांत। देखिए, इस समय मैं बीजेपी दफ्तर में ही हूँ। अभी अभी यहाँ पर नुपुर शर्मा पहुँची हैं जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं, तो कुछ उनके समर्थक भी यहाँ पर खड़े हैं। और नुपुर शर्मा का यह आरोप है कि अभी नई दिल्ली इलाके में एक बूथ पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की, मारपिटाई की उनके कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने इसकी शिकायत भी की है। वो अभी यहाँ पर पहुँची हैं। और कुछ क्या पुलिस में बाकायदा शिकायत की गई है इसकी? जी, नुपुर शर्मा का कहना है कि इस बारे में वो जल्द वो पुलिस के पास भेज रही हैं। अभी हालांकि उनसे ये नहीं पूछा गया कि पुलिस के पास रिटर्न कंप्लेंट पहुंच गई है नहीं, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले में लिखित शिकायत दी जाएगी। और अभी अभी नुपुर शर्मा पहुंची हैं, कुछ देर में हमसे बात भी करेंगी। अभी वो विक्रांत, अगर आप उनको लाइव ला सके तो उनको लाने की कोशिश कीजिए। इस बीच में हाल जरा देख लो कांग्रेस ऑफिस का भी, जितनी आक्रामकता अभी ओनिका जी दिखा रही थी, क्या इतनी हलचल वहां पर नजर आ रही है कांग्रेस के दफ्तर में? देखिए आकाश, अव्वल तो कांग्रेस में देखने लायक कुछ नहीं है। अगर कैमरा पैन करके हम आपको दिखाएं तो खाली कुर्सियां, कुछ जलती ट्यूबलाइट, कुछ जलते बल्ब, नेताओं के पोर्ट्रेट, और इसके अलावा 1-2 कर्मचारी जो सुबह से यहाँ पर हैं। हम सुबह 6 बजे से यहाँ हैं आकाश, और शाम के 6 बजने से ज़्यादा हो गए। 12 घंटे में सिर्फ एक नेता पीसी चाको, जो दिल्ली के इंचार्ज बनाए गए हैं, वो सिर्फ यहाँ पर नजर आए। उसके अलावा न कोई कार्यकर्ता आया, न कोई नारेबाजी हुई, न कोई झंडा था, न कोई बैनर था, न कोई उत्साह था, न ही आगे के लिए कोई रणनीति थी। तो कांग्रेस शुरू से ही, जैसा कि मैं कह रहा था कि सरकार बनाने के लिए तो कभी कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी ही नहीं, साख बचाने के लिए लड़ी। पूरा ध्यान इस पर था कि कम से कम 8 का आंकड़ा तो छू लें, जितने नीचे गए उसके नीचे और तो न जाएं। तो कुल मिला के कांग्रेस में कुछ भी उत्साहवर्धक नजर नहीं आ रहा है, और कांग्रेस आधे अधूरे मन से दिल्ली की लड़ाई लड़ रही थी अब तक। ओनिका जी, हाल इतना बुरा क्यों है, यही हम पूछ रहे हैं आपसे। क्या आपको और ऐसा नहीं लगता कि जितने भी आपके कार्यकर्ता हैं वो ये सब देखकर, जो नजारा अभी अभी हमको दिखा रहे थे अरुण, कार्यकर्ता कितने हतोत्साहित होंगे? देखिए, आप ये भूल रहे हैं कि दफ्तर जाने का पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अपने इलाके में जो वोटिंग हो गई है, उसके बाद आपने पोलिंग एजेंट से बात करनी है, उसके बाद आपको 10 तारीख की तैयारी करनी है, तमाम वो चीजें काम होते हैं। अब बीजेपी अरुण सिंह, आज तो आप पोलिंग बूथ पर भी गए होंगे, वहां क्या उत्साह नजर आया कांग्रेस कार्यकर्ताओं में? क्यों नहीं, सब अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे। हम खुद अपने अपने एरिया में काम किए। हर विधानसभा में हम लोग अपने अपने कैंडिडेट के साथ। अरुण से भी जान लेते हैं। अरुण जाने का तो मुझे तो कोई लॉजिक लगता नहीं है। अब बीजेपी क्यों एक्साइटेड है भगवान जाने, बट हम काम में अभी भी लगे हैं और काम कर रहे हैं। इनको शायद सुपरविजुअल और एक हाइप क्रिएट करना। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अब बीजेपी दफ्तर की बात करिए, आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर की बात करिए, वहां पर कार्यकर्ता अब अपने बूथों से आना शुरू हो गए। अपनी पार्टी के रणनीतिकारों को बताना उन्होंने शुरू कर दिया कि कितने वोट की जिम्मेदारी आपने हमको दी, कितना हमने पोल कराया, हमारी पार्टी के पक्ष में क्या आंकड़े हैं, उससे क्या अंदाजा निकलता है। आप थोड़ी देर रुकिए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से खुद यह दावा किया जाएगा कि कितना वोट वो डलवा सके, कितना दूसरे का वोट तोड़ सके। और दूसरी एक कांग्रेस पार्टी है, 10 जनपद से लेके 12 तुगलक लेन तक, 24 अकबर रोड तक, किसी भी व्यक्ति का कोई भी यहाँ पर न आमद दिखाई दे रही है, न कोई रिपोर्टिंग दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के सन्नाटा ही चारों तरफ पसरा हुआ। काम करेंगे या हेड ऑफिस में आएंगे? अरे सर, हेड ऑफिस में जाएंगे या अपने ऑफिस में काम करेंगे? कार्यकर्ता यहाँ आएंगे या 10 किलोमीटर चल के अपने हेड ऑफिस में जाएंगे? अब ये लॉजिक आम आदमी जाने या बीजेपी? ये मौलाना साहब भी आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं? आरती मेहरा जी और ओनिका जी दोनों एक अच्छी खबर सुन लीजिए। इंडिया टीवी सी का खबरें अभी सर्वे आया है जिसमें हमें 31 से 39 सीटें दी हैं। जो आपका चैनल है रजत जी का, वो हमें सर्वे दे रहा है 31 से 39 सीटें। अब मेहरा जी आप बताइए 10 तारीख में आप क्या करने वाली हैं? 40 से 45 आएंगी मेरी, याद रखिए। अरे आपका चैनल हमें बता रहा है 31 से 39, आपको बता रहा है 27 से 35। आप देखिए स्क्रीन पर मेहरा जी, आरती मेहरा जी आप देखिए स्क्रीन पर। मत करिए,
देखिए आज तक का सर्वे भी आ गया है, आज तक भी हमें आगे दिखा रहा है, बता रहे हैं आज तक हमें 41 सीटें दे रहा है। ऐसा है, लोकसभा में हमें 250 से ऊपर कोई नहीं दे रहा था, 272 का आंकड़ा हम अपने आप पार किए और 343 तक पहुंचे। मौलाना जी ये मत देखिए, आपका भी सामने आ रहा है सर्वे आज तक का, वो देखिए 35 से 41 सीटें हमें दिखा रहे हैं, 35 से 43। देखिए 41 से 44 सीटों का हमारा अपना आंकलन है। आप तैयारी कर लीजिए बिस्तर समेटने की, आरती मेहरा जी बिस्तर समेटने की तैयारी कर लीजिए, आप चिंता मत करिए। नहीं तैयारी कर लीजिए बिस्तर समेटने की, लगे हुए हैं और बहुत जबरदस्त रहेगा, आप चिंता मत करें मौलाना जी। बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, सर्वे आने शुरू हो गए हैं, सर्वे आने शुरू हो गए हैं, आपके लिए खुशखबरी है। ठीक है, आप सब जो बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आधिकारिक तौर पे मैं बता दूं, जो अभी तक जानकारी आई है उसमें अब सुपर सर्वे में एक एक करके हम जो सर्वे जिनकी जानकारी आ रही है वो आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के सुपर सर्वे में सबसे पहला पोल इंडिया टीवीसी वोटर का, और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को ये 27 से 35 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 31 से 39 सीटें। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और कांग्रेस की किस तरह से धुलाई होती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक देखिए 2 से 4 सीटें सिर्फ कांग्रेस की, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लहर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, ऐसा इंडिया टीवी सी वोटर के इस एग्जिट पोल से लग रहा है। लेकिन आरती मेहरा जी, आप इससे सहमत नहीं है, आपका अपना आकलन क्या है? 41 से 44 तक बीजेपी अपने आप लेके आएगी, और मैं ये आपको पूरे उससे बता रही हूं, जो हमारा इंटरनल सर्वे है उसमें हम मिनिमम 41 सीट्स लेके आएंगे, ऐसा आकलन हमारा हर सीट की स्टडी करने के बाद है, और ये स्थिति 10 तारीख को साफ हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो लोकसभा के चुनाव में भी हमें जो अब ये भी देख लीजिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 40% वोट मिलता हुआ दिख रहा है इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक, और आम आदमी पार्टी को 2% ज्यादा, लेकिन ये 2% ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। विनोद अग्निहोत्री जी, इसी 2% से ही तो आंकड़ा इधर से उधर हो जाता है ना, क्योंकि जब बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई दिखाई पड़ रही है, 40 और 42 से कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन 2% का जो वोट है वो कुछ सीटें इधर से उधर कर सकता है। तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, और अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो मुझे लगता है फिर तो आम आदमी पार्टी के लिए खुश होने की बात है, और भाजपा को विचार मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ अगर ये नतीजे आते हैं तो। और उनिका मेहरोत्रा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है, बीजेपी और सहयोगी दल 35 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका वोटिंग औसत देखिए सिर्फ 11% कांग्रेस के लिए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं जो इतने साल 15 साल तक जिसने यहां दिल्ली में राज किया था। क्या कारण है इसका? देखिए, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगी, हमने काम किया है, हम काम करते रहेंगे, आंकड़े रिजल्ट आते रहेंगे, हमें उम्मीद है हमने अच्छा काम किया था। फिर भी अगर आपके आंकड़ों के हिसाब से रिजल्ट कुछ और आता है, तब भी तो हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए बैठे हैं ना, कोई भाग तो नहीं खड़े हुए इनकी तरह, 49 डेज में भागे तो नहीं, कम से कम हम पीठ दिखा के प्रधानमंत्री की सीट से तो नहीं भागे, तो ना ही किरण बेदी की तरह किसी कैंडिडेट को ऊपर से लाए। दिल्ली के लिए काम किया है, ये आप झुठला नहीं सकते, दिल्ली की जनता को दिखाई दिया है। मैं फिर रिपीट करूंगी, हो सकता है कुछ कमी में रह गई हो, ये दावे कर रहे थे महिला सुरक्षा, हम देखें ना कितनी मेहनत कर पाएंगे। निर्भया फंड दिया, वो यूज नहीं किया, 32% आंकड़ा बढ़ गया, अगर उसके बावजूद विनोद अग्निहोत्री जी को चुनती है, फिर भी अमर उजाला के सलाहकार संपादक क्या हमारे साथ स्टूडियो में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? अनिका जी, ये सही है कि 15 साल आपका शासन रहा है, और मैं मानता हूं कि दिल्ली में बहुत काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर व्यक्ति मानता है जिस तरह, क्योंकि हम लोग हमने 1983 से मैं दिल्ली में हूं, और हमने वो दिल्ली भी देखी है जब आईटीओ पुल पर जाम लगता था और कनॉट प्लेस तक जाम हो जाता था। तो इसलिए इसमें मेट्रो और सड़कें, ओवरब्रिज, बिजली की समस्या, काफी काम हुआ 15 साल में। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जनता आपके साथ आती क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, और क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? देखिए, एक और सर्वे, विनोद जी, एक और सर्वे आ गया है, इसके मुताबिक कांग्रेस की 3 से 5 सीटें सिर्फ, आम आदमी पार्टी आज तक सिसेरो के सर्वे के मुताबिक भी 35 से 43 सीटें
लाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी और सहयोगी दल सिर्फ 23 से 29 तक सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा अगर ये होता है तो। विनोद अग्निहोत्री जी, बीजेपी के लिए इसका अर्थ क्या होगा अगर वाकई बीजेपी इस तरह से ये चुनाव हारती है? काफी बड़ा डिफरेंस है। देखिए, जो अभी तक आपके चैनल पे ही जो सर्वे दिखाए गए हैं, इंडिया टीवी का, आज तक का और एक एबीपी का भी कुछ चल रहा था, उन तीनों सर्वे में आम आदमी पार्टी आगे है और लगभग सरकार बनाने की स्थिति में है। एग्जिट पोल्स में, सर्वे नहीं, एग्जिट पोल में कहूँगा। अब अगर ये नतीजे आते हैं, ये वास्तविक नतीजे नहीं है, ये एक संकेत है या एग्जिट पोल है, लेकिन ये नतीजे अगर आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हालांकि वेंकैया नायडू और अमित शाह जी ने दोनों लोगों ने कह दिया था ये मोदी सरकार पर रेफरेंडम नहीं है, लेकिन रेफरेंडम नहीं है हम भी मानते हैं, लेकिन रेफरेंडम की स्थिति तो इन्होंने ही बनाई। ठीक, रेफरेंडम की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही बना दी कि आपने अपनी पूरी ताकत लगा करके पूरे चुनाव को अपने सिर पर ले लिया और ये चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल कर दिया। ये चुनाव तो उसमें जो है निश्चित रूप से ये असर राजनीति पर पड़ेगा। एक तरफ आपका सर्वे जो आप पिछले कई दिनों से आप भी कह रहे हैं, बहुत सारे दूसरे बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन अब दो सर्वे ऐसे हैं जो बहुत बड़े अंतर के साथ ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वाकई लहर है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर लहर है तो वो 10 को क्लियर हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको कहा, जनता जनार्दन होती है और जनता के हर जो मैंडेट जनता देती है वो सिर माथे होता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पहले भारत के 1952 के चुनावों से आज तक संघर्ष करती आई है, ऊपर गई है, नीचे गई है, फिर ऊपर आई है, सरकार बनाई है, लेकिन संघर्षों से हम कभी नहीं भागे, उन मैदानों को नहीं छोड़ा हमने कभी। लेकिन मुझे अभी भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो आंकलन हमने किया है एक एक सीट को लेके, हम 41 मिनिमम सीटों पे आ रहे हैं। और ये सर्वे अगर आपको याद हो, इनके योगेंद्र यादव ने सर्वे किया था कि 100 सीटें आएंगी लोकसभा में और ये 4 सीटों पे आए। भूलिए मत, लोकसभा में हमारा सर्वे इतना नहीं कहता था कि हम 272 खुद बना लेंगे, लेकिन हमने बनाई और उसके साथ 343 का पूर्ण बहुमत से आए। मुझे आज भी दिल्ली की जनता पे विश्वास है कि दिल्ली की जनता, आरती मेहरा जी को आज भी विश्वास है दिल्ली की जनता पर, लेकिन एक के बाद एक सर्वे जो आ रहे हैं वो कोई और ही कहानी बता रहे हैं। सुपर सर्वे के साथ थोड़ी ही देर में लौट रहे हैं। हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर सर्वे जिसमें से 2 सर्वे बिल्कुल साफ तौर पे अभी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बड़े अंतर के साथ एक बड़ी लहर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। ब्रेक के बाद दिल्ली दरबार इस सुपर सर्वे के साथ जनता के बीच सुमित अवस्थी के साथ।